जी हमने कल बस डेफिनेशन ही एक नज़र देखी थी, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं, समझ आ गया था? देखना ज़रा क्या पढ़ा था। क्या होता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट? खामोशी का नाम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट होता है? प्लीज़ सर अपने वर्ड्स में बताएं ज़रा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट किसे कहते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स को, जिन्हें यूज़ के लिए ख़रीदा होता है और उनकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा होती है। प्लीज़ ठीक है सर। मैं अगर कभी आपसे कहूँ कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो आपके जहन में क्या आएगा? हम उन टेंजिबल एसेट्स की बात कर रहे हैं जो बिजनेस में हेल्ड फॉर यूज़ है एंड दे हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। चंद एक एग्जांपल्स देख के बोलें कि प्लीज़ क्या है सर, प्लीज़ बोलने की कोशिश करें, क्या हो गया? लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, देख के ही बोलना यार। इनमें से अगर कोई आइटम परचेज आपने की हो तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसका क्या करेंगे? कैपिटलाइज करेंगे का मतलब पहले कैपिटलाइज करेंगे। कैपिटलाइज करने का मतलब एज एन एसेट डेबिट करेंगे और सब्सिक्वेंटली उनकी जो यूजफुल लाइफ है उस पर उसे डेप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, चलें आगे चलें नेक्स्ट हेडिंग पे। देन उसके बाद फिर कुछ डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, अगला वर्ड क्या लिखा हुआ? डेफिनेशंस मैं पढ़ता हूँ, जरा वर्ड्स बताएं क्या क्या लिखा है। डेप्रिसिएशन एक वर्ड लिखा हुआ है, नेक्स्ट डेप्रिशिएबल अमाउंट लिखा हुआ है, कॉस्ट लिखा हुआ है, रेजिडुअल वैल्यू लिखा हुआ है, यूजफुल लाइफ लिखा हुआ है। इनकी डेफिनेशंस की मैं बात अभी करता हूँ, लेकिन एक आसान सी एग्जाम्पल से ज़रा सारी चीज़ें पहले सामने रखना ज़रा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स रेडी हो गया सारा? जी सपोज 1 जनवरी, ये छोटी सी एक एग्जांपल बना रहा हूँ, अगर आपने लिखनी भी होगी तो बाद में लिख लीजिएगा, अभी पहले सुनना ज़रा। लेटेस्ट अज्यूम के 1 जनवरी 2024 पे एक आपने मशीनरी परचेज की है। मशीनरी जब परचेज की है तो सपोज उसकी कॉस्ट 5 मिलियन है। लेट्स अज्यूम इस मशीनरी की यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं? पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड। जितने अरसे एक एसेट ने एक्सपेक्टेडली यूज होना है, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड एज यूजफुल लाइफ। 1 जनवरी 2024 को अगर मशीनरी खरीदी है, सपोज 5 ईयर्स लाइफ है, तो ज़रा काउंट कर दें मुझे ज़रा, किस डेट तक एक्सपेक्टेड है कि मशीन यूज़ होगी? पहला साल कब एंड होगा? प्लीज़ यार, 31 दिसंबर 2024, 5, 6, 7, 8, कौन सी डेट आएगी? 31 दिसंबर 2028। काउंट हो गया? 2024 एंड होगा, 25, 26, 27, 28। अगर 2028 के एंड पे आपको ये एक्सपेक्टेड हो कि ये मशीन किसी अमाउंट के अगेंस्ट बेची जा सकती है यूजफुल लाइफ के एंड पे, तो उस अमाउंट को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलते हैं? रेजिडुअल वैल्यू। अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी obtained बाय सेलिंग द एसेट एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ। तो सपोज ये एक्सपेक्टेड है कि हम इस मशीन को एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ 1 मिलियन रुपीज़ पे बेच देंगे। बेच दिया है? बेचेंगे तो तब जब 5 साल एंड होंगे, लेकिन शुरू में अगर एक एस्टिमेट किया जाए कि एट द एंड ऑफ द लाइफ एक एसेट यूज़ करने के बाद कितने का सेल हो जाएगा, दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वैल्यू। और सपोज मैंने अज्यूम किया है कि आज जो मशीन 5 मिलियन रुपीज़ की खरीदी है, वो एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ 1 मिलियन रुपीज़ पे सेल की जा सकती है। यहाँ तक क्लियर है प्लीज़? अब आज मशीन कितने की खरीदी है? 5 मिलियन की, 50 लाख की। एक्सपेक्टेड क्या है, 5 साल बाद कितने की रह जाएगी? तो इसका मतलब इन 5 सालों के दौरान
हम इस एसेट को कितना यूज़ कर लेंगे रुपीज़ टर्म में। आज वो मशीन जो 5 मिलियन की है, 5 साल बाद अगर 1 मिलियन की रह जाएगी, तो इसका मतलब हम 5 मिलियन माइनस 1 मिलियन मीन्स 4 मिलियन रुपीज़ को कंज्यूम कर लेंगे और हमारा एसेट 5 मिलियन से कम होके 1 मिलियन रह जाएगा। ठीक है, तो एक टर्म यूज़ होती है डेप्रिशिएबल अमाउंट। क्या बोला वर्ड मैंने? डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब होता है कि ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ आपने एसेट को कितना कंज्यूम कर लेना है। क्या बोला मैंने? पूरा बोला सर मैंने, बड़ा कुछ बोला सर प्लीज। डेप्रिशिएबल अमाउंट कॉन्सेप्चुअली मीन्स कि हमने यूजफुल लाइफ में अपने एसेट को कितने से कंज्यूम कर लेना है, या इन अदर वर्ड्स हमारा एसेट यूजफुल लाइफ में कितने रुपीज से कम हो जाए। तो उसका एक फार्मूला क्या होगा फिर? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। कॉस्ट कितनी है? 5 मिलियन। रेजिडुअल वैल्यू सपोज है 1 मिलियन। तो हम 4 सालों में कितने रुपीस का बेनिफिट ले लेंगे? ये वर्ड ठीक है मैंने जो बोला? हम कितने रुपीस का फायदा खुद से उठा लेंगे? 4 मिलियन रुपीस का। तो उसे ही डेप्रिशिएबल अमाउंट बोला जाता है। इन अदर वर्ड्स क्या मैं कह सकता हूँ हमारी मशीन 5 सालों में 40 लाख से कम हो जाएगी? सर कह सकता हूँ सर, या इसका आंसर यस होगा या नो होगा? साइलेंट कैसे हो सकता है इसका आंसर? कि हम कुछ नहीं कह सकते सर? अगर एक मशीन आज 50 लाख की है और 5 साल बाद एक्सपेक्टेड है कि 10 लाख की रह जाएगी, तो क्या वह 40 लाख से बढ़ जाएगी सर? प्लीज सर, कोई है सर? क्या होगा इन 5 सालों में? क्या होगा सर? सर सर प्लीज यार, क्या हो गया? हाँ, मैं क्वेश्चन किया यार, आप जवाब ही नहीं देते। 5 सालों में इस मशीन को हम कितने रुपीज से कंज्यूम का एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, कंज्यूम मीन्स कितना यूज कर लेंगे हम? 40 लाख यूज कर लेंगे। तो इसका मतलब हमारा एसेट 5 मिलियन का एंड में ज़ीरो हो रहा है, या 1 मिलियन बचने की वजह से सिर्फ फायदा हम 40 लाख का उठा रहे हैं। ऐसे ही ना यार? तो जो टोटल अमाउंट होती है यूजफुल लाइफ में जिसने कम होना होता है, उसे बोलते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। और अगर इस डेप्रिशिएबल अमाउंट को ईयर वाइज डिवाइड कर दें, अगर इस डेप्रिशिएबल अमाउंट को ईयर वाइज डिवाइड कर दें, तो वो जो ईयर वाइज फिगर आती है उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन। क्या मैं कह सकता हूँ ये 40 लाख 5 सालों की डेप्रिसिएशन है? लेकिन पूरी लाइफ की जो डेप्रिसिएशन होती है उसे डेप्रिशिएबल अमाउंट कहते हैं। और अगर हम इसे ईयर वाइज डिवाइड कर दें, तो ईयर वाइज अमाउंट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वर्ड होता है डेप्रिसिएशन। तो टोटल डेप्रिसिएशन ऑफ द लाइफ इज डेप्रिशिएबल अमाउंट। और अगर उसे ईयर वाइज डिवाइड कर दें तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। और सबसे ईजिएस्ट वे, होपफुली किसी के जहन में आया होगा, कैलकुलेटर पकड़ दो। कैलकुलेटर कैलकुलेटर प्लीज प्लीज प्लीज, किधर 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 किधर? इधर ही होगा, इधर ही होगा। रखा था रात को, नहीं रखा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ आप ही बता दें। ये जरा देख लें कैमरा वगैरह सही चल रहा है? देख के बताओ तो सही। अगर सही नहीं चल रहा है सही, तो फिर जिसको नहीं नजर आ उसको बताएं तो सही। जी सर 4 मिलियन लिखें कैलकुलेटर पर, 40 लाख। अब कितने साल लाइफ है? तो सिंपल सा एक तरीका क्या हो सकता है कि 4 मिलियन डिवाइड बाय अगर 5 करूं, 4 मिलियन डिवाइडेड बाय 5, 8 लाख क्या आया फिर डेप्रिसिएशन? मैंने किसको किस पे डिवाइड कर दिया? डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ पे डिवाइड कर दिया। तो अब ये जो 8 लाख आया, क्या ये 8 लाख पर ईयर है? ये कितने सालों का पर ईयर है? 5 सालों की पर ईयर हमने जो अमाउंट फाइंड आउट कर दी, जितनी अमाउंट से हमारे एसेट ने कम होना है, तो ईयर वाइज रिडक्शन इन एसेट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। मीन्स टू से फॉर एग्जांपल, अगर डेट्स के एंगल से सोचो, तो जब पहला साल एंड होगा 31 दिसंबर 2024, तो हमारी ये वर्किंग कहती है कि इस साल में एसेट 8 लाख से कम हो जाएगा। सही कह रहा हूँ? और देयर फॉर 1 साल बाद फिर ये एसेट जो 50 लाख का था,
कितने का रह जाएगा, 42 लाख, ठीक है। समझ आ रही है प्लीज क्या कर रहा हूँ। आज ये एसेट कितने का है, 50 लाख का, 5 मिलियन का। अगर 8 लाख से फॉर एग्जांपल इसने कम होना है तो आफ्टर 1 ईयर कितने का रह जाएगा, 42 लाख का। एक और साल करवाते हैं ज़रा। अब ये डेफिनेटली मैंने जो डेप्रिसिएशन का तरीका फाइंड आउट किया है, इसमें हर साल की मैंने डेप्रिसिएशन सेम कैलकुलेट की है, लेकिन होपफुली डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के और भी मेथड्स होते हैं। ईयर वाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए मैंने सिंपली एक, शायद विदाउट नेमिंग, एक स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ कर लिया है। क्या इसके अलावा भी कोई मेथड होते हैं? तो वो मेथड्स क्या बताते हैं, हर साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो पहले मैं एक सिंपल सी एग्जांपल से कुछ चंद एक वर्ड्स आपके सामने बोलना चाह रहा हूँ। अगर फॉर एग्जांपल सेम डेप्रिसिएशन हर साल है तो कैलकुलेटर ज़रा पकड़ें, 2 साल बाद ये फिर एसेट कितना रह जाएगा, प्लीज सॉल्व करें। 31 दिसंबर 2025 वाले दिन फिर ये एसेट 42 लाख माइनस 8 लाख मीन्स 34 लाख रुपीज़ का रह जाएगा, ठीक है प्लीज। एंड सिमिलरली 26 भी एंड होगा, 27 भी एंड होगा। जस्ट ए सेकंड। फिर 8 लाख हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज होने से हमारा एसेट 3 साल बाद 26 लाख, ठीक है। 2026 31 December 27 18 और एंड में फिर कितना रह जाएगा, 8 लाख डेप्रिशिएट हो गया, लास्ट 10 लाख, ठीक है। तो जब एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाता है, क्या बोला मैंने, फुली डेप्रिशिएट का मतलब जितना उसने डेप्रिशिएट होना जब हो जाता है तो एंड में फिर वो एसेट की जो रिमेनिंग अमाउंट होती है वो रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आ जाती है। एक वर्ड बस जरा मैं और बोल दूँ फिर आप भी लिख लीजिएगा। 42 लाख पे आए जरा, पहला ये 42 लाख कैसे कैलकुलेट हुआ है, 50 लाख माइनस डेप्रिसिएशन, तो इसको फिर क्या बोलते हैं जो 42 लाख रह गया था, नहीं रेजिडुअल वैल्यू, डब्ल्यूडीवी है, डब्ल्यूडीवी या कैरिंग अमाउंट प्लीज, ठीक है। डब्ल्यूडीवी तो ठीक है ना, बट रिटर्न डाउन वैल्यू, तो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन लेस हुई, तो डब्ल्यूडीवी 1 साल बाद है 42 लाख, 2 साल बाद 34 लाख, 3 साल बाद, 4 साल बाद। एक फिर और वर्ड भी आपने सुना होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है कंबाइंड टोटल डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन कितनी है, और फर्स्ट ईयर के एंड पे एक ही साल एक्यूमुलेटेड भी है, लेकिन दूसरे साल की डेप्रिसिएशन तो 8 लाख है, लेकिन 2 सालों की एक्यूमुलेटेड 16 लाख हो गई है, 3 सालों की 24 लाख। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब जो डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज हो गई है उसको अगर आप टोटल कर लें तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाती है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अगर कॉस्ट में से लेस करें, किस में से, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को अगर कॉस्ट में से लेस करें तो जो फिगर आती है उसे डब्ल्यूडीवी कहते हैं, और डब्ल्यूडीवी के अलावा बुक वैल्यू भी कह देते हैं, और कैरिंग अमाउंट वर्ड भी होता है। क्या फार्मूला बता रहा हूँ, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ डब्ल्यूडीवी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अपने वर्ड्स में बताएं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे कहते हैं, टोटल डेप्रिसिएशन दैट हैज़ बीन चार्ज, जो चार्ज हो गई है। मसलन 1 साल गुजरा तो टोटल कितनी चार्ज हुई भी है, 8 लाख, 2 साल गुजरे 16 लाख, 3 साल गुजरे, तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है दैट इज कॉल्ड एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ईयर वाइज अमाउंट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन। और एक वर्ड और सुने जरा, और जो टोटल चार्ज होनी होती है फ्यूचर में, जो टोटल चार्ज होनी होती है फ्यूचर में उसे कहते हैं डेप्रिशिएबल अमाउंट। ये 3 वर्ड्स हैं, डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक दफ़ा मैं बोलूँगा फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ आप भी रिपीट कीजिएगा। डेप्रिशिएबल अमाउंट मीन्स वो अमाउंट जो यूजफुल लाइफ में टोटल चार्ज होनी है, ये कैलकुलेशन की जाती है शुरू में बाय यूजिंग कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। तो जो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है दैट इज डेप्रिशिएबल अमाउंट,
जो ईयर वाइज चार्ज होनी है दैट इज कॉल्ड एज डेप्रिसिएशन, और जो चार्ज हो चुकी है पिछले सालों में दैट इज कॉल्ड एज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्लियर है प्लीज? ये ज़रा रजिस्टर पे लिखना, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज़, आपको सारी बातें मेरी समझ आ गई? आप काइंडली प्लीज़ इन्वॉल्व रहा करें क्लास में, पार्टिसिपेट किया करें। ये ज़रा रिस्पॉन्स उनको तो स्पेसिफिक बता देना। ये बेटा ड्यूरिंग द लाइव क्लास अगर आपको कभी महसूस हो कि आवाज़ का इशू है या स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, तो एक दफ़ा पहले काइंडली अपना ज़रा रीजॉइन करके चेक कर लिया करें, क्योंकि अगर सबका इशू आ रहा हो तो वो तो फिर सारों का रिस्पॉन्स मेरे सामने आ जाता है ना। तो अगर इशू आ रहा हो तो पहले ज़रा काइंडली रीजॉइन करके चेक कर लिया करें, ठीक है? जी बहरहाल मेरी किसी बात में अगर कोई कन्फ्यूजन भी हो तो ज़रूर पूछें। जी बेटा डेप्रिसिएशन होता ही एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। कहाँ से कहाँ से माइनस करते हैं? नहीं आप थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, आप एंट्रीज की तरफ जा रहे हैं मेरा ख्याल है। तो वो भी अभी मैं बात करता हूँ। अभी तो मैंने जस्ट कैलकुलेशन की है। जस्ट अ मिनट, ज़रा बाकी लोग लिख रहे हैं, फिर मैं एक क्वेश्चन सामने रख रहा हूँ मेरा ख्याल है। लेकिन बाकी आप अकाउंटिंग एंट्रीज की बात कर रहे हैं तो उसके मैं वो तो अभी दूर की बात। जी वेटिंग फॉर माई साइड, अगर लिख लिया होगा तो बताइएगा जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप कोई नहीं लिख रहे हैं बहरहाल, लेकिन लिख के बता दीजिएगा। जी हो गया जी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों ने लिख लिया, कोई लिख तो नहीं रहा आप?
चले मेरे क्वेश्चन का ज़रा आंसर दें ज़रा, एक दो क्वेश्चन का ज़रा। अगर आपके सामने वर्ड बोला जाए डेप्रिसिएशन, अपने जहन में ज़रा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ज़रा बनाए। अगर मैं आपके सामने वर्ड बोलूँ डेप्रिसिएशन, तो ये कहाँ जाएगी अमाउंट? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है प्रॉफिट एंड लॉस में, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। अगर आपके सामने वर्ड बोला जाए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो ये फिर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट में से कॉस्ट में से लेस करते हैं इसे, ताकि डब्ल्यूडीवी निकाल लें। तो डेप्रिसिएशन मींस प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सपेंस की बात हो रही है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब जितना एसेट एक्यूमुलेटेडली डेप्रिशिएट हो गया उतने से एसेट कम होकर फिर डब्ल्यूडीवी पे आ जाएगा। इन शॉर्ट वर्ड्स डेप्रिसिएशन मींस एक्सपेंस की बात हो रही है, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस एसेट की रिडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, बाकी बार वो आप एंट्री की बात कर रहे थे, वो मैं जस्ट अभी बात करता हूँ। जी यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं जी, अपने वर्ड्स में बताएं जी। ठीक है जी, प्लीज़, थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन। नहीं, ये तो उर्दू तो और मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए, तो आजकल उर्दू के तो हालात और टफ है, मिक्स करके कुछ बोल लेते हैं। एक पूरा सेंटेंस तो मेरा ख्याल मेरे जैसे पुराने ज़माने के लोगों के लिए भी अब उर्दू में पूरा बोलना मुश्किल हो जाता है, सेंटेंस पूरा बोलना भी, तो काबिल इस्तेमाल तो अल्लाह रहम करे। जी यूसुफ लाइफ सर, वो टाइम पीरियड जिसमें एसेट इस्तेमाल होना, रेजिडुअल वैल्यू अपने वर्ड में, अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी obtained आफ्टर द एंड ऑफ द यूसुफ लाइफ। कॉस्ट मींस जिस पे खरीदा है। डेप्रिशिएबल अमाउंट का फार्मूला क्या है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, डब्ल्यूडीवी का फार्मूला, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, दो वर्ड्स और भी बोले थे हमने, ज़रा वो अगर लिखे लें, डब्ल्यूडीवी आल्सो कॉल्ड एज, नहीं वो तो उसकी एब्रीवेशन है ना, वो तो इसकी एब्रीवेशन का मीनिंग है। इसे बुक वैल्यू भी कहते हैं, मतलब इस डब्ल्यूडीवी को बुक वैल्यू भी बोला जाता है समटाइम्स, और इसे नेट बुक वैल्यू भी शायद कह देते हैं। फिर एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है कैरिंग अमाउंट भी इसे कहते हैं, सुना है वर्ड? तो सेम फार्मूला, एक ही चीज़ के शायद दो तीन डिफरेंट नेम्स एंड डिफरेंट सिचुएशंस में एग्जामिनर यूज़ कर लेता है। नहीं कन्फ्यूजन? चलिए वो पेज सामने रखें दोबारा जिस पर डिस्कस कर रहे थे। मैंने ज़रा इस एग्जाम्पल की बेस पे आपको ज़रा वो डेफिनेशंस जो लिखी हुई उनको समझाने की कोशिश की है। ज़रा एक दफ़ा ज़रा इंग्लिश में पढ़ भी लेते हैं, पढ़ो मेरे से, सुने ज़रा। डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है सिस्टमेटिक एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब बेटा डिवीजन, ब्रेक कर देना, ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स, किसको किस पे क्या कर देना डेप्रिसिएशन कहलाता है। डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ पे एलोकेट मींस डिवाइड कर देना डेप्रिसिएशन कहलाता है। डेप्रिशिएबल अमाउंट को अगर यूजफुल लाइफ में एलोकेट कर दिया जाए तो इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। सिस्टमेटिक जो वर्ड यहाँ लिखा हुआ है, सिस्टमेटिक का मतलब कुछ मेथड्स की बेस पे ये काम किया जाता है, तो मेथड इंशाल्लाह मैं अभी डिस्कस करता हूँ। लेकिन अभी एग्जांपल जो हमने अपने पेज पे लिखी है वो कौन से मेथड की बेस पे हुई है? तो देर आर मोर देन वन मेथड्स फॉर दिस सिस्टमेटिक एलोकेशन। हर मेथड में होता क्या है, डेप्रिशिएबल अमाउंट ही को यूजफुल लाइफ पे एलोकेट किया जाता है। तो किस को किस पे क्या कर देने का नाम क्या है? प्लीज़ ट्राई किया करें यार, प्लीज़ ट्राई करें। क्या हो गया यार, क्या हो गया? डेप्रिशिएबल अमाउंट को यूजफुल लाइफ पे एलोकेट कर देने का नाम डेप्रिसिएशन है। और डेप्रिसिएशन अगर वर्ड बोला जाए तो बेटा ये डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की बात हो रही है, और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर का मतलब ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात हो रही है। ठीक है, क्या हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है जब तक एसेट यूज हो रहा है? तो डेप्रिसिएशन मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट दैट अमाउंट जिसने प्रॉफिट एंड लॉस में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड हो। सेकेंडली, डेप्रिशिएबल अमाउंट का फॉर्मूला तो अभी हम देख रहे थे, क्या लिखा हुआ? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। जी कॉस्ट की डेफिनेशन पढ़ें। कॉस्ट मीन्स परचेज प्राइस एंड ऑल कॉस्ट इंकर्ड टू ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। ये शायद कल भी थोड़ी सी बात हो रही थी। परचेज प्राइस में समटाइम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं। एक आसान सी एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से ये एक एसी है, तो इसकी एक परचेज प्राइस होगी जिस प्राइस पे हम सप्लायर से ख़रीदेंगे, लेकिन फिर इससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इस पे इंकर होगी, कैरेज इनवर्ड्स,
आपने ऑफिस में लाना है अपने, फिर इसे इंस्टॉल करना है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी आएगी। तो इसकी जो परचेज प्राइस है उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऐड होगी, कैरिज इनवर्ड्स, और इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वायरिंग कॉस्ट, वो सारी कॉस्ट जो इसको रनिंग कंडीशन में लाने के लिए ज़रूरी है, उस स्टेज तक लाने के लिए ज़रूरी है जिस स्टेज पे ये रिमोट से ऑन हो जाए, तो वो सारी कॉस्ट, वो सारी अमाउंट्स ऐड होकर फिर टोटल कॉस्ट बनेगी। इसी तरह अगर कोई मशीनरी खरीदी गई है तो मशीनरी की कोई परचेज प्राइस होगी, उसमें कैरेज इनवर्ट उसका भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन। फिर हो सकता है आपको आइडिया हो कि अगर मशीनरी फॉर एग्जांपल किसी फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट हुई है, तो ना इस तरह के कभी तो फिर कस्टम ड्यूटी भी हो सकती है, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस भी उसकी कॉस्ट का पार्ट बन सकते हैं। तो वो सारी अमाउंट्स जो एसेट को वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए नेसेसरी होती हैं, वो सारी अमाउंट्स जब परचेज कॉस्ट में ऐड हो जाएंगी तो फिर टोटल कॉस्ट बनती है। एनी कन्फ्यूजन, कोई नई बात मैंने की हो? मैंने बीच में रिफंडेबल टैक्स, सॉरी नॉन रिफंडेबल टैक्सेस का है, लेकिन अगर कोई रिफंडेबल टैक्स हो वो फिर एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है, वो एक सेपरेट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड होता है। इंशाल्लाह कभी ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा फिर डिस्कस कर लेंगे। तो व्हाट इज़ द मीनिंग कॉस्ट, सिर्फ परचेज प्राइस नहीं, एक दफ़ा देख के ज़रा सेंटेंस बोलें ज़रा, परचेज प्राइस प्लस ऑल अमाउंट्स इंकर्ड तो ब्रिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। जिस कंडीशन में आपने उसको इस्तेमाल करना है उस कंडीशन में, उस कंडीशन तक लाते हुए जो जो खर्चे हुए हैं वो भी परचेज कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। चलो आगे, रेजिडुअल वैल्यू अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी obtained फ्रॉम द एसेट एट द, ये खुद से बोलें जरा एक दफ़ा देख के। अपनी उस एग्जांपल में हम 1 मिलियन की बात कर रहे थे। यूजफुल लाइफ इज अ पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज बाय द एंटिटी। एंटिटी मीन सिंपली बिजनेस की बात हो रही है, जिस बिजनेस पे हम हैं, एंटिटी कंपनी कह लें। ये डेफिनेशन जरा एक दफ़ा दोबारा देख लें, कोई इसमें अगर वर्ड नहीं समझ आ रहा तो प्लीज़ पूछ लें। उसमें डिफरेंस होता है, लेकिन मेरे ख्याल अभी अब ज़रा जिस लेवल पे स्टडीज़ के ज़रा थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा वैसे। मैं आइडिया दे देता हूँ। वैसे डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ के बेस पे होती है। इकोनॉमिक लाइफ होती है जो एक एसेट जितना अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। अब एक सेकंड मेरे वर्ड ज़रा गौर से सुनिएगा ज़रा। और फिर यूजफुल लाइफ होती है जितना अच्छा आपने इस्तेमाल करना है, पीरियड ओवर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड बाय एंटिटी। फॉर एग्जांपल अगर कोई गाड़ी जहन में लाई जाए, कोई व्हीकल परचेज हुई है, तो अंदाजन कितना अच्छा इस्तेमाल हो सकती है, जस्ट अ गेस। नहीं चलें 10 तो मिनिमम कर लें, 500, 10 कर लेते हैं चलो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने ये प्लान किया हुआ है कि जैसे ही कोई नया मॉडल आएगा मैंने गाड़ी चेंज कर देनी, और लेट्स अज्यूम हर साल नया मॉडल आना है, तो गाड़ी 10 साल इस्तेमाल हो सकती है, दिस इज़ इकोनॉमिक लाइफ। लेकिन आपका सपोज प्लान है कि आपने हर साल चेंज करनी है, तो आपके लिए यूजफुल लाइफ 1 साल। इस तरह मोबाइल अगर जहन में लाया जाए, तो एक है वो कितने अरसे इस्तेमाल हो सकता है, दैट इज़ इकोनॉमिक लाइफ। आपका कितने अरसे इस्तेमाल करने का प्लान है, यूजफुल लाइफ। अगर हमें इंफॉर्मेशन हो तो वी अज्यूम कि दोनों सेम ही हैं, कि हम उतना ही अरसा इस्तेमाल करेंगे जितना अरसा इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन ऑब्वियसली अगर इंफॉर्मेशन आ जाए तो डेप्रिसिएशन फिर आप उतने अरसे में चार्ज करेंगे जितने अरसे आपने इस्तेमाल करना, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये इकोनॉमिक लाइफ अभी शायद F2 में जाकर डिटेल में आएगा, ये जो CPR का सब्जेक्ट है। लेकिन चलें, बहरहाल जितना अरसा एसेट इस्तेमाल किया जा सकता है इज़ इकोनॉमिक लाइफ, और जितना अरसा आपने इस्तेमाल करना है दैट इज़ यूजफुल लाइफ। बहरहाल अभी बात अब हो ही गई अगर, तो डेप्रिसिएशन यूजफुल लाइफ की बेस पर चार्ज होती है। तो आप यूजफुल लाइफ को जहन में रख के उसकी रेजिडुअल वैल्यू भी एस्टिमेट करेंगे, और उसी टाइम पीरियड का बेस बना के फिर डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे। कोई और कन्फ्यूजन? जी जी जी। नहीं, फिर वो रिवैल्यूएशन की बात आप कर रहे हैं। अभी हम इंशाल्लाह 1 2 3 दिनों बाद पहुंचेंगे वहाँ। अभी आपने जो पढ़ा हुआ है वो सिर्फ यही है कि ये जरा इसका सेल भी देखो, जस्ट 1 मिनट चेंज किया था, जस्ट 1 मिनट।
ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के आइटम्स हैं, ये भी मिल गए। ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के आइटम्स हैं, इन्हें असल में मेजर करने के दो तरीके हैं। एक होता है कॉस्ट मॉडल, और अभी अब तक जितना आपने डेप्रिसिएशन पहले पढ़ी है, ये आपने कॉस्ट मॉडल पढ़ा होगा। कॉस्ट में से बस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस करके लिखते हैं। लेकिन एक ऑल्टरनेट मेथड भी होता है रिवैल्यूएशन मॉडल, उसमें फिर एसेट की मार्केट वैल्यूज़ को भी कंसिडर किया जाता है। तो फिर इंशाल्लाह वो, लेकिन आपके पहले पीआरसी के सिलेबस में नहीं था। अभी इंशाल्लाह ये पहले हम कॉस्ट मॉडल से ही कुछ रिवीजन करेंगे, फिर रिवैल्यूएशन मॉडल भी अब आपके एफएआर के सिलेबस में इंशाल्लाह उस तरफ भी जाएंगे। तो अगर जिस तरह अभी कल लैंड की बात हो रही थी, लैंड की डेप्रिसिएशन तो नहीं है, लेकिन अगर प्लॉट्स वगैरह हो तो इनकी तो एप्रिसिएशन शायद हो रही होती है, तो उस केस में फिर एक रिवैल्यूएशन मॉडल भी है जो यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन अभी तक जो आपको पता होगा दैट इज़ कि फार्मूला ऑफ कैरिंग अमाउंट है कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन समटाइम ये कॉस्ट की जगह मार्केट वैल्यू भी हो सकती है, तो वो इंशाल्लाह फिर कुछ दिन बाद डिस्कस करें। ठीक जी, एनी अदर कन्फ्यूजन? चलें आ जाए, आज कोशिश करते हैं कि ज़रा कल जितनी बातें पहले आपको थोड़ी सी आइडिया है वो ज़रा कंप्लीट हो जाए। कुछ मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन की तरफ आ जाए ज़रा। जी, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मिल गई हेडिंग आपके पास लिखी हुई है? क्या लिखा हुआ है सबसे पहले? ज़रा नंबरिंग करते जाए। नंबर 1 स्ट्रेट लाइन मेथड। जी एक एक करके शुरू करते हैं। ये स्ट्रेट लाइन मेथड में अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी हो, एनुअल डेप्रिसिएशन, तो एक तो तरीका ये है, पहले मैं ज़रा कंप्लीट कर लूँ, फिर अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन रहेगा तो, कि आप कॉस्ट लें एसेट की, उसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर दें और डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कर लें। क्या फार्मूला लिखा हुआ? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। इन अदर वर्ड्स कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करके डेप्रिशिएबल अमाउंट निकाल लें और देन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर दें। एक सिंपल सी कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ। सपोज एसेट की कॉस्ट 1 लाख है, रेजिडुअल वैल्यू सपोज 20,000 एक्सपेक्टेड है और 4 ईयर्स यूजफुल लाइफ है। सॉल्व कीजिएगा जरा काइंडली, कैलकुलेटर रखें या यूज़ करें? बीस हज़ार ही बन जाएगा शायद ये। व्हाट इज 20,000? डेप्रिसिएशन पर एनम। तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। सिंपली है और डेफिनेटली यूजफुल लाइफ एस्टिमेटेड होती है। एनी कन्फ्यूजन? एनी कन्फ्यूजन है? लेकिन अगली बात भी मेरी सुन लें, फिर उसके बाद आप नोट कर लेते रहें जो करना। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का इस फार्मूले के अलावा एक ऑल्टरनेट वे ये है कि पहले रेट निकाल लें इस फार्मूले से 1 डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ इंटू 100, और फिर उस रेट की बेस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें। ज़रा रजिस्टर खोलें ज़रा। पहले ये वाली वर्किंग लिख लें जो अभी मैं ये साइड पे लिख रहा था। अब ये ज़रा रजिस्टर पे लिख लीजिएगा, इसमें ज़रा एक दो कैलकुलेशंस मैंने करवानी है, ज़रा इस पेज पे फिर जगह ज़रा कम हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन मेथड में वन वे इज कि आप फार्मूला ऑफ डेप्रिसिएशन दैट इज कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ करके डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालना है या डेप्रिसिएशन पर एनम निकालना है। लिखिए यहाँ तक। लेकिन बड़ा इसी 20,000 को कैलकुलेट करने का एक ऑल्टरनेट वे ये है, जस्ट एक मिनट रुकें ज़रा, कि पहले रेट निकाल लिया जाए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड में ही बात कर रहा हूँ। और अपना पेज ज़रा देख के बताएं, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द रेट इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मेथड? 1 डिवाइड बाय
तो अगर इसी डाटा को यूज़ करूँ जो ऊपर मैंने यूज़ किया था, तो 1/4 × 100 सॉल्व करें जरा। 1/यूजफुल लाइफ इंटू 100, जी 25% रेट कैलकुलेट हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन बेसिस में रेट कैलकुलेट करके भी डेप्रिसिएशन आ जाती है। एक मिनट ज़रा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मेरा बात एक मिनट पूरी करना। फिर अगर रेट आ जाए तो उसे यूज़ कैसे करना है? ईयर 1 की अगर आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है, फर्स्ट ईयर 4 साल में से पहले साल की, तो कॉस्ट लिखें, कॉस्ट लिखी जाती है माइनस रेजिडुअल वैल्यू करना है और देन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई करना है। एक मिनट, आंसर बताएं, कर ले सॉल्व। कॉस्ट उठाएं, रेजिडुअल वैल्यू माइनस करें और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मल्टीप्लाई कर दें, 20,000 आंसर आएगा। आंसर सेम ही आता है चाहे आप फार्मूला यूज़ करें या रेट कैलकुलेट करके वर्किंग करें। तरीके दोनों इसलिए पता होने चाहिए कि अगर तो डेफिनेटली हमने खुद से चॉइस हमारी हो कि हमने वर्किंग करनी है तो फिर तो हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे, लेकिन समटाइम्स एग्जामिनर स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट दे देता है। तो अगर एग्जामिनर स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट दे दे तो हमने उसको सिंपली किससे मल्टीप्लाई करना है? डेप्रिशिएबल अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है। ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू मैंने की है। और अगर आपने सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है तो सेकेंड ईयर में भी क्या करेंगे? 1,00,000 माइनस 20,000। इट मीन्स हर साल स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिशिएबल अमाउंट से रेट मल्टीप्लाई हो जाएगा और स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन पर एनम सेम ही रहेगी। हमें अगर चॉइस दी जाए तो ऑब्वियसली हम फार्मूले से वर्किंग कर लेंगे, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाई यूजफुल लाइफ। लेकिन अगर एग्जामिनर कभी रेट दे दे स्ट्रेट लाइन मेथड में तो आप हर साल किससे मल्टीप्लाई किया करेंगे? डेप्रिशिएबल अमाउंट से। और डेप्रिशिएबल अमाउंट मीन्स प्लीज 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 कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू एंड सो ऑन, का मतलब ईयर 3 में भी ऐसे ही वर्किंग करेंगे और ईयर 4 में भी ऐसे ही वर्किंग करेंगे। मैंने रिड्यूसिंग की बात नहीं की है, मैं स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहा हूँ। यकीन है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होपफुली आपके जहन में आ रहा होगा। उसमें हर साल रेट सेम अमाउंट पे नहीं लगता, फिर वो WDV से मल्टीप्लाई होता है। लेकिन मैं प्लीज़ इस वक्त स्ट्रेट लाइन मेथड की बात कर रहा हूँ। अगर रेट दिया हो या खुद से कैलकुलेट किया जाए स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हर साल डेप्रिशिएबल अमाउंट से अब रेट मल्टीप्लाई करके पर एनम डेप्रिसिएशन निकाल देंगे। अब नोट कर लेना। ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई बात? एनी कन्फ्यूजन? ठीक है सर, चलें आगे, चलें आगे सर। तो स्ट्रेट लाइन मेथड का बेटा फार्मूला क्या है, देख के बोलें जरा, बोला करें सर प्लीज, देख के बोलना है यार, कमाल होगी है। कॉस्ट माइनस डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। अगर रेट निकालना हो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो फॉर्मूला क्या है? और अगर रेट दिया हो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हर साल किससे मल्टीप्लाई करेंगे? डेप्रिशिएबल अमाउंट मींस कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू करके फिर रेट लगा। चलें आगे। सेकंड मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, अनदर नेम एक लिखा हुआ ब्रैकेट में, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, फिर WDV मेथड भी शायद होता है। तो आप फिलहाल रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वर्ड जहन में रख लें, बाकी फिर जब ज़रूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। जी अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हवाले से भी पहले मैं अपनी डिस्कशन ज़रा कंप्लीट कर लूँ, फिर अगर आपके जहन में कोई पॉइंट रह गया। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमेशा एक रेट चाहिए होता है। अगर तो रेट एग्जामिनर दे दे तो ऑब्वियसली रेट फिर हम एज इट इज़ यूज़ कर लेंगे, लेकिन अगर रेट ना हो
तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फिर रेट हम खुद से कैलकुलेट करेंगे। आई वंस अगेन रिपीट प्लीज, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमेशा रेट रिक्वायर्ड होता है। एग्जामिनर अगर रेट बता दे फिर ऑब्वियसली हम रेट कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम उसी रेट की बेस पे वर्किंग कर लेंगे। लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, क्वेश्चन पढ़ के हमें पता चला, और रेट नहीं है, तो फिर हम रेट खुद से कैलकुलेट करेंगे। और फार्मूला एक लिखा हुआ रेट कैलकुलेट करने का, ज़रा देख के बोलेंगे क्या लिखा हुआ है। 1 माइनस एन जो है, नीचे ज़रा पढ़ते भी जाएं, बुक में भी लिखा हुआ है आपके, सॉरी पेज पे भी लिखा हुआ है। एन स्टैंड्स फॉर यूजफुल लाइफ है, फिर एक स्क्वायर रूट है। इससे सॉल्व कैसे होना है ये मैं अभी याद करवाता हूँ आपको। स्क्वायर रूट के अंदर एस जो लिखा हुआ है, इसे रेजिडुअल वैल्यू भी कह सकते हैं, स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। डिवाइडेड बाय सी स्टैंड्स फॉर कॉस्ट है, और मल्टीप्लाइड बाय 100 करके फिर परसेंटेज में आंसर बनाया जा रहा है। आप इस तरह करें, ज़रा ये फार्मूला अपने हाथ से इस पेज पे ही चाहे लिख लें जहाँ पे आप देख रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लें ज़रा। 1 माइनस एन स्क्वायर रूट है, और देन स्क्वायर रूट के अंदर रेजिडुअल वैल्यू भी है, और डिवाइडेड बाय आर वी स्टैंड फॉर रेजिडुअल वैल्यू है, ये एस भी लिखा हुआ था वहाँ, और डिवाइडेड बाय कॉस्ट किया जा रहा है। अगर एग्जामिनर रेट दे दे तो क्या फिर रेट हम खुद निकालेंगे? रेट दे दे तो हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। लेकिन अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट कैलकुलेट करना पड़ा तो काइंडली देख के ज़रा फार्मूला बोलें क्या लिखा आपने आपने। 1 माइनस, प्लीज सर, 1 माइनस एन अंडर रूट रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट, और एन स्टैंड्स फॉर यूजफुल लाइफ है। एक छोटी सी वर्किंग ज़रा मुझे करके दिखानी है आपने। ये सेम डेटा मैं यूज़ कर रहा हूँ जो थोड़ी देर पहले किया था। सपोज 4 ईयर्स लाइफ है, रेजिडुअल वैल्यू 20,000 है, सब लोग कैलकुलेटर पढ़ें प्लीज़, और डिवाइडेड बाय 1 लाख है। प्लीज़ सब ने वर्किंग करके मुझे आंसर बताना है। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपकी तरफ से भी मुझे आंसर मिलना चाहिए ज़रा, और ये ज़रूरी इसलिए ताकि मुझे ज़रा पता चले कि आपसे वर्किंग सही हो गई है, और अगर नहीं हुई तो फिर मैं करवा भी देता हूँ। ये ना हो कि हम आगे चले जाएं और बहुत सारे लोगों की वर्किंग ही ठीक ना हुई हो। मुझे सब लोगों ने आंसर भी बताना है, अगर आंसर ठीक ना आ रहा हो तो फिर मैं बता देता हूँ कि कौन से आइकन्स यूज़ होने हैं, लेकिन मेरा गुमान है कि शायद आपने वर्किंग्स पहले भी की होंगी। जी प्लीज़ 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 प्लीज़, मत डरें मत डरें मत डरें मत डरें, प्लीज़ बोलें। 33 पॉइंट सम आगे जा रहा है, 1 2 समथिंग जा रहा है जी। 33 पॉइंट समथिंग आंसर आ रहा है सबका? प्लीज़ 33 पॉइंट समथिंग समथिंग। जी मेरा ख्याल है 33.125 शायद। जब जिन लोगों का रेट ये आंसर नहीं आया तो काइंडली मेरे साथ ज़रा शुरू करें। अब ये ना हो कि खुद भी नहीं किया और मेरे साथ भी नहीं कर रहे। प्लीज़ मेरे साथ करें। कैलकुलेटर को ऑन कर लिया सबने? मेरा तो रह गया था इसलिए मैंने पूछा। तो लिखना शुरू करें ज़रा प्लीज़। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप में से भी अगर किसी का आंसर ये सही नहीं आया 33.125 समथिंग, तो ज़रा मेरे साथ कर लें, ज़रा पता चल जाए कि कैसे आता है आंसर। जी 1 लिखें, माइनस ढूंढना है, प्रेस कर दें, 4 लिखें। अब शिफ्ट की तरफ जाना ज़रा। ये सबके पास मेरा ख्याल है कोई इसी तरह का कैलकुलेटर ही होगा तकरीबन। तो शिफ्ट के बाद आपने मेरा ख्याल है ये वाला आइकन ढूंढना है ऊपर, जिस पे ये इस तरह से बॉक्स में एक्स के ऊपर ये इस तरह से वाइट सा बॉक्स बना हुआ है। इसको शिफ्ट प्रेस करने के बाद प्रेस करें, एक स्क्वायर रूट खुद ही बन जाएगा। बन गया सबका? तो उसमें आप 20,000 लिखें, डिवाइड बाय 1 लाख करें, कर रहे हैं, इज इक्वल टू दबा दें, और मल्टीप्लाइड बाय 100 करके परसेंटेज में आंसर निकाल लें। आ गया सबका? सबका हो गया सर? अब जिनका नहीं हुआ था एक दफ़ा कैलकुलेटर पर 0 दबाएं और दोबारा से ज़रा सॉल्व करें खुद से ज़रा। ये सर आप भी करें, कैलकुलेटर पे 0 दबाएं सर। 1 माइनस 4 करें, शिफ्ट के साथ आइकन ढूंढना है, 20,000 डिवाइड बाय 1 लाख। जी सबका आंसर 33 पॉइंट्स आ गया सबका? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप में से कोई रह गया हो जिसका आंसर ना आ रहा हो, प्लीज़ बता दें यार, प्लीज़ कोई तो बता दे। अब ये ना हो कि न किया भी नहीं है और करना भी नहीं, अल्लाह रहम करे। जी सर क्या किया इसका? जी आंसर आ गया सबका?
जी एनी बडी जिससे कैलकुलेशन नहीं हो पा रही? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। अच्छा, अब आपने जो आंसर आया ना, ये आंसर ज़रा मुझे लिखवाना है। इसका मतलब ये हुआ कि डेफिनेटली आपने देख के लिखवाना है। सर्च शिफ्ट के साथ तो क्यूब रूट ओपन हो रहा है। बेटा प्लीज, मुझे भी नहीं पता क्या होता है। 1 - 4, उसके बाद शिफ्ट है और ये वाला बेटा आइकन दबाना, प्रेस करना, ये जो मैंने बोर्ड पे बनाने की कोशिश की है। ये एक्स सॉर्ट ऑफ बना हुआ है, उसके ऊपर वाइट साइड बॉक्स सा बना हुआ है। तो शिफ्ट प्रेस करके ये करें तो ये सही खुल जाएगा मेरा ख्याल। कैलकुलेटर आपके पास यही है मिस्टर अहमद? ये किसी और का प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? जी बेटा, हो गया मसला हल कि नहीं? क्यूब रूट ओपन, मेरा ख्याल दूसरा वाला तो नहीं प्रेस कर रहे आप? उसके साथ वाला बटन नहीं बेटा प्रेस करना, ये इस लाइन में चौथा बटन है शायद। 1 2 3 4। प्लीज यार, प्लीज प्लीज मिस्टर, देखिए प्लीज। यार बता दो यार। जी आंसर, आंसर जो मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे लिखवाना है। ये बेटा प्लीज हो गया, एक सेकंड सॉरी। अहमद इकबाल साहब प्लीज हो गया ये नहीं यार, यस नो में तो आंसर दे सकते हैं ना, वरना मुझे क्या पता चलेगा। अब पहले आपने टेंशन क्रिएट किया, बताते भी नहीं। प्लीज। ये जो बेटा आंसर आया ना, ये पॉइंट्स के बाद काफ़ी डिजिट्स में जा रहा है। तो मैं ये इसलिए इंटरेस्टेड हूँ कि होपफुली अपनी ज़िंदगी में राउंडिंग ऑफ भी सीखी होगी। तो डेफिनेटली अब ये पूरा रेट 33.125 और उसके बाद जो आ रहा है वो लिखना तो पेज पे मुमकिन भी नहीं है, और इमटेरियल सॉर्ट ऑफ है कि कल भी आप लोगों ने कोई वर्ड बोला था। तो ज़रा मुझे बता देंगे राउंड ऑफ करके रेट, और राउंड ऑफ का शायद तरीका कुछ, अल्लाह करे मेरे को नई बात ना करो, कि अगर पॉइंट्स में कोई रेट जा रहा हो तो पॉइंट्स में चले जाएं लेकिन 2 डिजिट से आगे ना जाए। तो जिस तरह की बात ही पता आपको, तो फाइनली मुझे बताएंगे मैं क्या रेट लिखूँ? 33.1 के बाद 2 है, 2 के बाद 5 है, तो राउंड ऑफ कर दूं प्लीज़ इसे? कैसे करूं प्लीज़? 33.13 अगर लिख दूं तो कोई नई बात तो नहीं मैं कर रहा? एनी कन्फ्यूजन? तो राउंडिंग ऑफ की टेंशन तो नहीं प्लीज़ हो रही है? डेफिनेटली बहुत आगे जा रहा है, तो 2 डिजिट्स तक चले जाएं अगर रेट है तो, लेकिन मैक्सिमम 2 डिजिट्स में राउंड ऑफ कर लें। मेरी इस राउंडिंग ऑफ में कोई प्रॉब्लम? एक वर्किंग आप अपने रजिस्टर पे ज़रा नोट करें। ये मेथड नंबर 2 की हेडिंग लिखें, और ये वर्किंग जो मैंने लिखी है इसको अपने रजिस्टर पे नोट करें। जी बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी कन्फ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू दिस राउंडिंग ऑफ? अगर कभी हम कैलकुलेशन करें क्लास में और कोई परसेंटेज कैलकुलेट हो रही हो, तो पॉइंट्स में आंसर को हम मैक्सिमम 2 डिजिट्स पे राउंड ऑफ अगर कर दिया करेंगे तो सब ओके है प्लीज़? कोई नई बात मैंने की हो? ये बात मैं इसलिए एम्फोसाइज कर रहा हूँ कि बाद में फिर टाइम होपफुली हमारा वेस्ट नहीं होना चाहिए इन चीज़ों पे। मटेरियल मिस्टेक कोई नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई इनसिग्निफिकेंट सी चीज़ है तो उस पर फिर टाइम भी वेस्ट करना मुनासिब नहीं है। एनी कन्फ्यूजन? चलो फिर आगे। जी जस्ट टू रिकॉल, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अगर हो तो हमेशा रेट चाहिए। एग्जामिनर बता दे ओके है, ना बताए तो फार्मूला क्या है जिससे रेट आ जाएगा? अब मेरी तरफ देख के बोलें ज़रा, मेरी तरफ सर, मेरी तरफ देख के फार्मूला बोलें प्लीज। 1 - यूसुल लाइफ n स्क्वायर रूट रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट और मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे। आपने तो बोला नहीं, मैंने फिर बोल दिया है। प्लीज मेरी तरफ देख के फार्मूला पूरा बोले। मायूसी है सर, इस आवाज में बहुत मायूसी है, इसे बढ़ाएं सर, ये तो खुद भी नहीं आवाज आ रही सर। बोलते महसूस तो हो रहे हैं लेकिन होपफुली बोलते। जी जब ये रेट आ जाता है, अब रजिस्टर में वर्किंग लिखनी थी आपने। जब ये रेट आ जाता है तो फिर इस रेट का करते क्या है, इस रेट को यूज कैसे करते हैं? हाँ जी, एक मिनट ज़रा, मेरे ख्याल है ये वर्किंग करते हैं ज़रा। जी 4 साल मैंने लाइफ अज्यूम की थी आपको इस वर्किंग करवाते हुए, तो जस्ट एक मिनट में ज़रा स्टार्ट कर लूँ, मैंने छोटा सा एक टेबल बनाना, तो आप उसके बाद फिर 1 2 सालों की वर्किंग मुझे करवा दें, फिर आप बाकी 2 साल खुद कीजिएगा।
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर रेट कैलकुलेट हो जाए तो हाउ टू यूज़ दैट रेट टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अमाउंट, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, उसकी मैं वर्किंग कर रहा हूँ। मेरे वर्ड सुन लें ज़रा, लिखने की जल्दी ना किया करें। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है विदाउट डिडक्टिंग एनी रेजिडुअल, विदाउट डिडक्टिंग एनी रेजिडुअल वैल्यू। नहीं, एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन तो है ही नहीं है। स्ट्रेट लाइन मेथड की वर्किंग देखें रजिस्टर में जो भी किया। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो 25% रेट था वो मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा था? डेप्रिशिएबल अमाउंट से। डेप्रिशिएबल अमाउंट कैसे आ रही थी? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्योंकि रेट की कैलकुलेशन में ऑलरेडी आपने रेजिडुअल वैल्यू कंसिडर कर ली है, अभी जो 33.13 आया है उसमें हमने ऑलरेडी रेजिडुअल वैल्यू कंसिडर कर ली है। तो जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है उसमें फर्स्ट ईयर रेट हमेशा सिर्फ कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता है विदाउट डिडक्टिंग रेजिडुअल वैल्यू। ठीक है प्लीज, ठीक है प्लीज। और जब आप इस रेट को मल्टीप्लाई करेंगे, आप कैलकुलेटर पकड़ना जरा, थोड़ी सी मुझे पहले वर्किंग करवा दें। तो आपके पास डेप्रिसिएशन कितनी आ रही? 33,130। प्लीज सर प्लीज। तो आपके पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगी। तो फर्स्ट ईयर रेट प्लीज किससे मल्टीप्लाई होता है? प्लीज सर, फर्स्ट ईयर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट किससे मल्टीप्लाई होता है? कॉस्ट से। डेप्रिसिएशन आ जाती है। बाकी दो बातें मैं तो और साथ समझाना चाह रहा हूँ, जब अभी वर्ड्स थोड़ी देर पहले हमने बोले भी थे। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं वैसे? टोटल डेप्रिसिएशन दैट हैज़ बीन चार्ज, हो गई है। तो अगर एक साल गुजर गया है तो क्या एक्यूमुलेटेड भी 33,130 ही है? फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर ही होती है क्योंकि अभी एक ही साल गुजरा है। और फिर एक टर्म में लिख रहा हूँ WDV। WDV स्टैंड्स फॉर, इसका फार्मूला क्या है रिटर्न ऑन वैल्यू का? तो कॉस्ट 1 लाख है माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कैलकुलेट कीजिएगा जरा। 66,870। एनी कन्फ्यूजन? अब डेफिनेटली डेप्रिसिएशन ही हमने निकालनी है, लेकिन मैं जरा कुछ और वर्ड्स के साथ फेमिलियर कर रहा हूँ जरा। जस्ट बेटा एक मिनट जरा यार। सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जो डेप्रिसिएशन का रेट हमने निकाला है वो फिर पिछले साल के एंड की WDV से मल्टीप्लाई होता है। फर्स्ट ईयर रेट कॉस्ट से मल्टीप्लाई होगा और सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स फिर जो पिछले साल के एंड पे WDV रह गई होगी उससे रेट मल्टीप्लाई होकर डेप्रिसिएशन की फिगर आती है। बोलेंगे फिगर क्या कहना चाह रहा हूँ? 66,870 मिल गया सबको? मल्टीप्लाइड बाय रेट है। आंसर बताइएगा बेटा। प्लीज सॉल्व होगा सर, कैलकुलेटर सर। सर सर क्या हो गया सर? प्लीज व्हाट इज 22,154 जी? अच्छा अभी थोड़ी देर पहले राउंडिंग ऑफ की बात हुई है। रेट अगर कभी हो तो उसे तो पॉइंट्स में ले जाएं और 2 डिजिट्स पर राउंड ऑफ कर लें, लेकिन अगर कभी अमाउंट्स लिख रहे हो आप, क्या बोला मैंने अब, तो उसको फिर पॉइंट्स में लेके जाना टाइम वेस्टिंग है। रेट अगर कोई हो, परसेंटेज अगर कोई निकाल रहे हैं वो तो ठीक है, चले पॉइंट्स में 2 डिजिट्स में चले जाएं। लेकिन अगर कभी आप रुपीज़ लिख रहे हो, अमाउंट्स लिख रहे हो, तो उसको फिर रुपीज़ में ही राउंड ऑफ करके लिख देना चाहिए। ऐसे टाइम वेस्ट ना कीजिएगा। मेरा ख्याल है कि आंसर पॉइंट्स में जा रहा होगा, लेकिन मैंने सही राउंड ऑफ किया है 4 पे। बल्कि इस तरह कहना चाहिए, आपने सही करवाया मुझे जी। अब ये क्या आया 22,154? किस साल की? सेकेंड ईयर की डेप्रिसिएशन आई। अब मैंने अगर 2 सालों की क्यूमुलेटेड निकालनी है तो क्या करूं? दोनों डेप्रिसिएशन को जरा प्लस करके आंसर बताएं। 55,284। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लस डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ 2 ईयर्स आ गई। अब WDV कैसे निकालूं? प्लीज सर 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 सर। कॉस्ट माइनस, तो व्हाट वाज द कॉस्ट? वो 1 लाख ही है। कॉस्ट तो 1 लाख ही है ना, WDV बदल रही है। पहली वर्किंग कैसे हुई थी? 1 लाख माइनस 33,130। दूसरी वर्किंग कैसे होगी? 1 लाख माइनस 55,284। अच्छा डेफिनेटली ये एक मिनट आंसर बताइएगा। 44,716, ठीक है ना प्लीज? अच्छा डेफिनेटली फार्मूला मेरे ख्याल में आप जहन में WDV का यही रखें, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप पिछले साल की WDV में से
नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। क्या कह रहा हूँ, पिछले साल की डब्ल्यूडीवी में से नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तब भी डब्ल्यूडीवी आ जाएगी। मेरी सजेशन ये है कि फॉर्मूला काइंडली सही से ध्यान में रखें, दैट इज कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप पिछले साल की डब्ल्यूडीवी में से ऑलरेडी पिछले साल की डेप्रिसिएशन माइनस हुई भी है, उसमें से नेक्स्ट ईयर की डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। चेक कर लेंगे, कर रहे होंगे बल्कि आप, लेकिन फार्मूला मेरा ख्याल में चेंज ना ही करें। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के एंगल से ही मैं वर्किंग कर रहा हूँ। पहले 2 साल समझ आ गए। फर्स्ट ईयर रेट किससे लगता है और सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स डब्ल्यूडीवी से। 2 साल की मैंने वर्किंग कर दी है, इसको देख के लिख लें। बाकी मेरे ख्याल थर्ड और फोर्थ ईयर की फिर वर्कआउट करनी चाहिए। लिखें सर, आप लिख लें पहले, फिर मैं खुद करता हूँ बाद में। जी बट ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको सारी फिगर समझ आ गई। कैलकुलेटर प्लीज़ रखा करें, मोबाइल्स बेचारे बहुत नाजुक से होते हैं, उन पे कहाँ कैलकुलेशन होती है। जी कंप्लीट हो जाए तो बताइए। जी सभी सब ठीक कह रहे हैं आप। ये थर्ड ईयर की तरह एक्यूमुलेटर बताइए, थर्ड ईयर तक ये कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं कर लो। अगर किसी ने कर लिया तो वो लिखवा दे बस। 70098 WDV 29902 1 लाख माइनस 70098 29902 इंटू 33.13%। बताइए आंसर। 99 जो आ रहा है बस आपने सही राउंड ऑफ करना है, ऐसे परेशान नहीं होना है। राउंड ऑफ करेंगे चंद रुपीस का डिफरेंस आ जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं। इममटीरियल चीज़ों पे कभी टेंशन प्लीज़ नहीं लेनी है आपने। याद रहेगा ये वर्ड इममटीरियल,
सिर्फ मटेरियल चीज़ें सही होनी चाहिए, इन मटेरियल राउंडिंग ऑफ के इशूज़ पे कोई टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जी 9907 और लास्ट वन एक्यूमुलेटेड, सॉरी 80004। ये 9908 तो नहीं बनता? नहीं, जो बन रहा है ठीक है, 7 बनता है। नहीं सही है जी। लास्ट वन 1996 होगा फिर, अगर इधर 4 है तो उधर 6 होगा। सर मेरी फिगर्स ठीक हैं सर, लास्ट फिगर बताएं फिर। यार 1 लाख में से 80,004 माइनस करें। ठीक है, आपने कैलकुलेटर वाली फिगर एज इट इज कर ली है, वो कैलकुलेटर पे उधर पॉइंट्स में आंसर आया हुआ था, वो माइनस होके हो गया, तो कोई नहीं, अब राउंड ऑफ हो गया तो सही राउंड ऑफ कर लेते हैं। मुझे 12 5 6 पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आपने परेशान हो जाना, इसलिए जो आ रहा है मेरे ख्याल वो लिख लेते हैं। जब आंसर आ जाए तो फिर उस आंसर की बेस पे वर्किंग करना है। अगर आप कह रहे हैं कि 80004 है, तो फिर 1 लाख में से वो माइनस करें, फिर पॉइंट्स वाला आंसर इग्नोर कर देना पहले। जो पॉइंट्स में आंसर था उसे कैलकुलेटर पे 0 करें, फिर 1 लाख माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन दोबारा करना। जी जी सर, प्लीज़ जो आ रहा है वो लिखवा दें, प्लीज़ जो आ रहा है वो लिखवा दें। 9907 ठीक है सर, फिर आगे 5 है शायद, 80004 तो नहीं बनता ये। मेरे भाई प्लीज आंसर डेप्रिसिएशन का क्या आ रहा है? बेटा 5 नहीं आ रहा, 990 तो आ रहा है ना पहले। सर बोर्ड से देख के लिखें सर। मेरा ख्याल है जो मेरे फिगर्स लिखवाई जा रही है उसके बेस पे ही आता है। 9907 ठीक है सर, राउंड ऑफ करके सही आंसर है सर। बट अगर 7 है फिर ऊपर 98 है ना यार, फिर आगे 5 ही होगा। एनी कन्फ्यूजन सर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप ही बता दें, ठीक है फिगर्स? बेटा WDV प्लीज, WDV 90,093 आ रही है यार, तो खुदा का नाम नहीं है जी। प्लीज एनी कन्फ्यूजन, एनी कन्फ्यूजन इन अर्निंग ऑफ? आपका ठीक हो गया बेटा, आप जो कह रहे थे? क्या राउंडिंग ऑफ का मसला हल है सर? एक काम करें ज़रा, डेप्रिसिएशन का टोटल करें ज़रा ये 4 सालों की, प्लीज कैलकुलेटर सर। सर ये बेटा जो कैलकुलेटर पे फिगर आ रही है मोहम्मद समीर साहब, वो लिखनी है। जो कैलकुलेटर पे फिगर्स आ रही हैं बस उसे राउंड ऑफ करके लिखें, ठीक है समीर साहब? ठीक है प्लीज। 80005 जी। एनी कन्फ्यूजन इन द वर्किंग? चलिए मेन चीज़ों की डिस्कशन पे आए हैं, हम तो राउंडिंग ऑफ में फंस रहे हैं जी। इससे जो आपने वर्किंग लिखी है रेट की, ज़रा रेट की वर्किंग में जाए ज़रा दोबारा। कॉस्ट कितनी थी? फुल कंसंट्रेट प्लीज। 1 लाख रेजिडुअल वैल्यू 20,000। डेप्रीशिएबल अमाउंट, डेप्रीशिएबल अमाउंट किसे कहते हैं?
कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, 80,000 थी डेप्रिशिएबल अमाउंट। तो डेप्रिशिएबल अमाउंट को ही हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 4 सालों में बाय यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। असल में रेट जो आ रहा था ना 33.125 समथिंग था, तो जब उसको हमने थोड़ा सा हायर साइड पे राउंड अप किए तो उसकी वजह से ये 5 रुपये का एक राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस हमारे इस वर्किंग में आ रहा है। और इसका कोई इशू नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, रेट को राउंड ऑफ करना ही पड़ना है और उसकी वजह से इमटेरियल डिफरेंस आ सकते हैं। जहाँ पे ये 80,005 आया है, यहाँ असल में ये 80,000 अप्रॉक्सीमेटली आंसर है, और जहाँ 19,995 आया है यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 20,000। वो जो 5 डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज हुई है वो बेसिकली WDV में से कम हुई। ठीक है, इग्नोरिंग एनी राउंडिंग ऑफ, जितना डेप्रिशिएट करना था वो 4 सालों में डेप्रिशिएट हो जाएगा। और एट द एंड ऑफ द यूजर लाइफ, ये वर्ड ज़रा ध्यान से सुनिएगा मेरे, एट द एंड ऑफ द यूजर लाइफ ये जो WDV आई है, कितनी है WDV? जो है वही है, ठीक है, वो तो इग्नोरिंग है नहीं। 19,995 जो WDV है ये अप्रॉक्सीमेटली रेजिडुअल वैल्यू के बराबर आई। जब भी एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाता है, जब भी एसेट फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा तो दो काम होंगे। नंबर एक, डेप्रिशिएबल अमाउंट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर हो जाएगी। क्या बोला मैंने? डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब जो डेप्रिसिएशन चार्ज होनी थी वो किसके इक्वल हो जाएगी, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मींस जो चार्ज हो चुकी है। यूजफुल लाइफ के एंड पे जो डेप्रिशिएबल अमाउंट होगी वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बराबर हो जाएगी। और नंबर टू, WDV आपकी रेजिडुअल वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो ये जो दो मैंने सेंटेंसेस बोले ये जरा लिखें अपने पास से। नहीं बेटा, एग्जाम में वही लेंगे जो फिगर्स आ रही हैं। जो फिगर्स आ रही हैं एग्जामिनर को भी पता है कि ये 80,005 जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 80,000 है, और 19,995 जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 20,000 है। एग्जामिनर को हमने यही लिख के बताना है जो हमने लिखा है। एग्जामिनर को खुद भी पता है कि राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आ रहा है। ठीक है प्लीज जी। एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, at the end of the useful life, number one, depreciable amount will be equal to, depreciable amount will be equal to accumulated depreciation, and number two, WDV will be equal to ये वैसे लॉजिकली भी ये दोनों पॉइंट समझ आते हैं। जब यूजफुल लाइफ का एंड हो जाएगा तो जो चार्ज होनी थी वो हो गई होगी, पहले लाइन का मतलब। और दूसरी, हमारा एसेट उतना ही रह जाएगा जितना उसने बिकना था। क्या इस केस में हमारे एसेट को जीरो हो जाना चाहिए था? वो क्यों नहीं? क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि उसने जीरो होना है, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एंड में भी उसने 20,000 का रह जाना है। तो एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ, नंबर वन रिपीट करना जरा, depreciable amount equal to accumulated appreciation and WDV will be equal to residual value। जरा इंडिविजुअली सोच लें, एनी कंफ्यूजन? हर साल के एंड पे या यूजफुल लाइफ के एंड पे? मैं हर साल के एंड पे बात नहीं कर रहा। जब यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, इस केस में 4 साल बाद, हमारा एसेट उतना ही रह जाएगा जितना उसे रह जाना चाहिए। मींस WDV उतनी रह जाएगी जितनी एक्सपेक्टेड अमाउंट है कि हमारे एसेट ने मार्केट में सेल होना है। एनी कन्फ्यूजन जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन? बहरहाल ठीक है जी, प्लीज चलें फिर आगे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्रक्स क्या है? हमेशा रेट चाहिए। एग्जामिनर बता देगा तो एज इट इज़ यूज़ करेंगे। फर्स्ट ईयर कॉस्ट से रेट मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स WDV से। रेट अगर नहीं होगा तो खुद से कैलकुलेट करेंगे। 1 माइनस यूजफुल लाइफ स्क्वायर रूट रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 करके,
और फिर उस रेट को भी फर्स्ट ईयर कॉस्ट से और सेकेंड ईयर से ऑनवर्ड्स WDV से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है प्लीज़, ओके है? कोई मैंने नई बात की हो, आपने कुछ और ज़िंदगी में सुना हो पहले? जी डेप्रिसिएशन अमाउंट डेफिनेटली उस अगर एक और सेंटेंस भी बना जाए, टोटल डेप्रिसिएशन विल बी इक्वल टू एक्यूमुलेटेड, लेकिन एक्यूमुलेटेड का बेटा मीनिंग ही ये होता है टोटल डेप्रिसिएशन। ईयर वाइज डेप्रिसिएशन विल नॉट बी इक्वल टू एक्यूमुलेटेड। तो डेप्रिसिएशन जो है वो ईयर वाइज फिगर का नाम है। हाँ डेफिनेटली अगर उसका भी टोटल करें, जिसका मैंने थोड़ी देर पहले भी किया था, तो टोटल जो डेप्रिसिएशन अपने सालों में चार्ज की होगी वो डेफिनेटली एक्यूमुलेटेड के बराबर आ जाएगी। ए बी सेंटेंस अगर लिखना चाहें तो ज़रूर लिख सकते हैं। चलिए आगे वापस नोट्स पे आ जाए। नहीं एक्सपेक्टेड WDV तो कोई चीज़ है। हाँ जी सर ये तो अब अगर 20,000 रुपये आपके पास हो और उसमें से 5 रुपये इधर उधर हो जाए तो इट इज़ कंसिडर्ड एज इनसिग्निफिकेंट। ये जो आपको 19,995 नज़र आ रहा है ये अप्रॉक्सीमेटली 20,000 है, लेकिन अगर हम इसको पूरा करने के चक्कर में पड़ जाएं, ठंडे दिल से एक मिनट दोबारा सोच लें, तो सबसे पहले आपको वो रेट पूरा लिखना पड़ना था। और नंबर 2 जब ये हम टेबल बना रहे थे तो इस टेबल में जहाँ जहाँ हमने राउंड ऑफ किया वो भी पॉइंट्स में लेके जाना पड़ना था। तो जितना उस पर टाइम वेस्ट हो जाना था उतना टाइम हरगिज़ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल ज़रा जहन में लाएँ, वहाँ हमने कुछ राउंडिंग ऑफ का पेपर नहीं देना, वहाँ हमने सिग्निफिकेंट चीज़ों का पेपर देना। नहीं ये बात मेरी समझ आ रही? अगर हम हर वर्किंग 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 33.125 और उसके बाद फिर जो अमाउंट आ रही है वो तो हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और अकाउंटेंट का टाइम इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट कि वो मेन चीज़ों पर लगाए। इसलिए प्लीज़ 2 बातें मैंने की थी। नंबर 1, अगर कभी परसेंटेज पॉइंट्स में जा रही हो तो उसे 2 डिजिट्स में पॉइंट्स के बाद राउंड ऑफ प्लीज़ कर लें। और दूसरी बात मैंने क्या की, अगर कोई अमाउंट लिख रहे हो आप और वो पॉइंट्स में जा रही हो तो अमाउंट को रुपीज़ में राउंड ऑफ कर लें। रिपीट कर देंगे मैंने क्या बोला? कब करेंगे सर? कर दें सर प्लीज़। परसेंटेज पॉइंट्स में ले जाएं, 2 पर राउंड ऑफ कर लें, और अगर अमाउंट्स लिख रहे हो तो उन्हें प्लीज़ रुपीज़ में राउंड ऑफ कर लें। चलें आगे। कौन कौन सा मेथड हो गया जी? कौन से 2 हो गए सर? थर्ड नाम बोले देख के क्या है? सम ऑफ ईयर्स डिजिट्स। रजिस्टर में हेडिंग लिखना जरा, इसको जरा रजिस्टर में ही लिख के कर लेना। अच्छा इस वक्त हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सिंपली ये है कि जो डिफरेंट मेथड्स हैं उन्हें कैसे अप्लाई किया जाता है, उनके फार्मूलाज वगैरह क्या हैं। बाकी डेफिनेटली किस सवाल में कौन सा मेथड यूज़ करना है ये फिर एग्जामिनर हमें बताएगा, हम अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे। फ़िलहाल हमारा मकसद ये है कि डिफरेंट जो फार्मूला हैं उनको कैसे अप्लाई किया जाता है ये पता चल जाए, फिर एग्ज़ाम में डेफिनेटली एग्जामिनर ही बताएगा और हम उस फार्मूले को एज इट इज़ यूज़ किया करेंगे। ठीक है प्लीज़? नहीं सर ये किसने कहा? ये कौन है मेरा भाई? इतना परेशान कौन है मेरा भाई? हरगिज़ नहीं आता मेरा भाई, चेक करके देख लें प्लीज़। हर मेथड से डिफरेंट अजम्पशंस की बेस पे ये मेथड्स हैं, तो हर मेथड का आंसर डिफरेंट होगा, लेकिन बारह वो डिफरेंट हो या सेम हो ये बहस नहीं है। डिफरेंट अजम्पशंस की बेस पे देयरफॉर बड़ा रेयर ही को चांस हो सकता है कि ये सेम आंसर्स आ जाएं। ठीक है सर? अब देखिए ना, असल में कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जिनसे हमें हर साल इक्वल बेनिफिट्स मिल सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बिल्डिंग है, आप बिल्डिंग यूज़ कर रहे हैं तो शायद उस बिल्डिंग से हर साल इक्वल बेनिफिट मिल रहा होगा, लेकिन अगर कोई मशीनरी हो तो शुरू के सालों में शायद उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। विद द पैसेज ऑफ टाइम मशीनरी पुरानी होने से उसकी एफिशिएंसी कम होने से हमें अकॉर्डिंगली बेनिफिट कम मिल रहा होगा। जिस तरह कोई बाइक है, फॉर एग्जांपल कोई नई बाइक हो, ये भी ज़रा चेक करना, ये बीच में मेरा ख्याल है वो मसला नहीं है, कोई और है। अभी फ़िलहाल तो ठीक है। आवाज़ मेरी ठीक आ रही है आप? लास्ट लाइन में नहीं, जो लास्ट लाइन में हजरात है, अगर माइक से ना भी आ रही हो ये फिर बाद में क्लास का चेक करना पड़ेगा। क्या बात में क्या करना, मशीन्स की मैं बात कर रहा था। मशीनरीज को अगर जहन में लाएँ, इवन बाइक्स या कार्स को जहन में लाएँ, तो पहले सालों में
जब नई गाड़ी है, नई मशीनरी है, तो ज़्यादा एफिशिएंसी होगी, शायद ज़्यादा बेहतर यूज़ हो रही होगी मशीन। लेकिन वक्त के साथ साथ जब पुरानी हो जाएगी मशीन, वियर एंड टीयर होने की वजह से उससे शायद कम बेनिफिट्स मिल रहे हो, तो इन दैट केस शायद रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बेहतर है। पहले सालों में आप चेक करें ज़रा अपना आंसर, क्या फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, रिड्यूसिंग बैलेंस में ग्रेजुअली कम हो रही है, तो उस केस में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इज़ मोर अप्रोप्रिएट। लेकिन अगर इक्वल बेनिफिट्स हैं, कोई इक्विपमेंट है, सॉरी कोई बिल्डिंग है, तो अगर बिल्डिंग है तो शायद वहाँ स्ट्रेट लाइन ज़्यादा बेहतर है। तो ये डेफिनेटली मैं प्रैक्टिकल थोड़ी सी आपको बात कर रहा हूँ, लेकिन आपके लेवल पे एग्जामिनर आपका मेथड बताएगा, आपको उसकी एप्लीकेशन कैसे होनी है बस वो पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह एक सम ऑफ डिजिट्स मेथड भी है। इसकी वर्किंग सिंपल सी पहले सुन लें ज़रा। मैं सेम डेटा यूज़ कर रहा हूँ जिस तरह मैंने फर्स्ट 2 एग्जांपल्स में यूज़ किया था स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग में। सम ऑफ डिजिट्स मेथड से अगर वर्किंग करनी हो तो सबसे पहले मैं 3-4 स्टेप्स बोलूँगा, पहले सुन लग रहा। जो यूजफुल लाइफ होती है उसको लिस्ट डाउन कर लिया जाता है। तो 4 साल अगर मैं उस डेटा में अज्यूम कर रहा था, तो 1 2 3 4 4 सालों को मैंने लिस्ट डाउन कर लिए। अगर 10 साल लाइफ होती, कैसे कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 ईयर्स हो तो ऑब्वियसली लिस्ट डाउन। पहला स्टेप है लिस्ट डाउन द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ। सेकंड स्टेप फिर ये होता है, जरा कैलकुलेटर पकड़ो, इन ईयर्स का 1 + 2 + 3 + 4 आपने टोटल करना। 1 + 2 + 3 + 4 10 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर तो ये 4 साल है या 5 साल है फिर तो कैलकुलेटर पे जिस तरह भी आपने किया हो जाएगा। लेकिन अगर लाइफ ज़रा ज़्यादा हो जाए, 10 साल हैं 20 साल हैं, तो ज़रा टाइम लगेगा फिर प्लस करते हुए। तो इसका एक शॉर्टकट फार्मूला भी होता है इस टोटल को फाइंड आउट करने के लिए, n इंटू n+1/2। और यहाँ जो n है, इस n स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ यूजफुल लाइफ है। मीन्स यही 10 निकालने के लिए आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। n हमारे इस केस में 4 साल है, मल्टीप्लाइड बाय 4 + 1/2 है। सॉल्व करें ज़रा, पहले ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी, 4 1 5 इंटू 2। तो डेफिनेटली अगर ये 4 साल है 5 साल है फिर तो शायद फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लाइफ ज़्यादा हो जाए तो फिर ये स्ट्रेट अवे ये 10 फाइंड आउट करने के लिए, टोटल फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला भी है। मसलन फॉर एग्जाम्पल अगर 50 ईयर्स लाइफ हो तो n की जगह 50 इंटू 50 + 1/2 करेंगे तो वही जो टोटल बनता है वो आपके सामने आ जाएगा। तो व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड आउट सम ऑफ ईयर्स? n इंटू n+1/2। ओके प्लीज। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? लिस्ट डाउन द नंबर ऑफ ईयर्स। सेकेंड, उसका टोटल कर लें कैलकुलेटर पे या फार्मूले से। थर्ड स्टेप फिर ये है कि जो आपने फर्स्ट कॉलम में ईयर्स लिखे हैं, इन ईयर्स को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, 4 3 2 एंड 1। अगर 10 साल होते हैं तो रिवर्स ऑर्डर में कैसे लिखता? 10 9 8 7 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो जब रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे तो उसका फिर डिवाइड कर देना अपने इस टोटल से, विच मीन्स 10 से। एक फ्रैक्शन बन जाएगी 4/10। नेक्स्ट बोले 3/10, 2/10 एंड 1/10। तो वो 3-4 स्टेप्स क्या हुए? नंबर 1, लिस्ट डाउन द नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर 2, उसका सम कर लें। नेक्स्ट कॉलम में क्या करें? रिवर्स ऑर्डर में ईयर्स लिख लें और उसको सम से जो टोटल आपने किया था उससे डिवाइड कर दें। इससे क्या हुआ? हर साल की एक फ्रैक्शन बन जाएगी। पहले साल की फ्रैक्शन 4/10 है, दूसरे साल की 3/10 है एंड सो ऑन। और बाद में इन फ्रैक्शंस को बस क्या करें, हर साल इन फ्रैक्शंस को आप डेप्रिशिएबल अमाउंट से मल्टीप्लाई करके डेप्रिसिएशन फाइंड आउट कर लेंगे। 1,00,000 - 20,000 हर साल डेप्रिशिएबल अमाउंट को मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर एक मिनट पकड़ें, पर एनम डेप्रिसिएशन आ जाएगी सम ऑफ डिजिट्स मेथड से। सॉल्व करेंगे जरा फर्स्ट ईयर, प्लीज करें 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 करें। 1,00,000 - 20,000 कितना हो जाएगा? 80,000। इनटू क्या करेंगे? 4/10 आंसर। तो ये 32,000 अब पहले साल की डेप्रिसिएशन आ गई। तो समझ आ गई प्लीज? दूसरे साल की वर्किंग कैसे करें? हर साल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय, या चलो मैं जो मल्टीप्लाइड बाय वो लिख ही देता हूँ। इस मेथड में भी अगर आप नोट करेंगे जब वर्किंग कर रहे होंगे तो हर साल की डेप्रिसिएशन पे डिफरेंट आती है। और ये भी चेक करेंगे अगर आप, तो ये भी ग्रेजुअली उसी तरह रिड्यूस हो रही है जिस तरह से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में होती है।
16,000 हो जाएगा और लास्ट में 8,000 हो जाएगा। सॉल्व कर रहे हैं प्लीज़ सारे? ये प्लीज़ क्लास में जब भी वर्किंग हो रही है बेटा प्लीज़ ज़रूर सॉल्व किया करें। एक सेकंड, एक छोटा सा काम मुझे और कर लेने दें, मैं कुछ और चीज़ें याद करा दूँ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर मैंने फाइंड आउट करनी है इसी डाटा से तो बताएंगे 1 साल बाद कितनी लिखूँ? फिगर 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 32,000, ठीक है। नेक्स्ट ईयर कैसे करूँ? 32,000 प्लस 24, 56,000 प्लस 16, सॉल्व सॉल्व सर 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 72,000 और प्लस 8,000, 80,000। और अगर मैं इस डाटा से हर साल के एंड पे WDV निकालना चाहूँ तो पहली फिगर बोलें कैसे करूँ? फिगर 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 1 लाख माइनस 32,000 इज इक्वल टू 68,000। बाकी खुद से कंप्लीट करें, ये कर ले वर्किंग करो। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन तक समझ आ गया था सबको? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अच्छा, आप में से कोई ऐसा तो नहीं जिसे PRC में इंट्रो एग्जाम्ट है? आप में से कोई ऐसा साहब जिसमें जिन्होंने PRC में इंट्रो एग्जाम्ट है? नहीं, इंट्रो एग्जाम्ट का मतलब है, समझ आ गया? आपने तो अल्हम्दुलिल्लाह पास करके एग्जाम की है ना, या इंशाल्लाह पास करके एग्जाम कर लेंगे। लेकिन कुछ लोगों को शायद एग्जाम्शन होती है किसी पिछली स्टडीज़ की वजह से। कल एक साहब मुझे मिले थे क्लास के एंड में, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जी, जिन हजरात ने पहले इंट्रो में अकाउंटिंग, अब AFC वाले हजरात भी हैं अभी, जिन्हें ये प्रॉब्लम है, आपके साथ ग्रुप में कुछ डिस्कशन हुई होगी, की हुई है मुजम्मिल है? कल वो लड़के से कर दिया आपने? तो आप लोग के बेटा अपने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए ना कुछ लेक्चर्स लेने पड़ने हैं। तो आपके साथ आप में से तो कोई नहीं है ना? ये कल मुझे ज़रा दोबारा याद करवाइएगा जब बच्चे और आएंगे, तो फिर ज़रा पूछ लूँगा, वरना ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ ज़रा कर लें वो डिस्कशन पर। आज ज़रा दोबारा देख लीजिएगा, शायद नए ज्वाइन किए होंगे, तो 1-2 दिन ज़रा देखें, फिर इनके साथ वो पुराने कुछ लेक्चर ज़रा शेयर कर दें, क्योंकि बगैर बेसिक अकाउंटिंग के तो डेफिनेटली फिर FAR में बड़ा टफ हो जाएगा। कुछ ना कुछ तो ये अज्यूम करना पड़ेगा कि आपको बेसिक अकाउंटिंग आती है। तो जिन लोगों का अगर कोई इशू है तो फिर वो काइंडली आपके साथ ग्रुप्स वगैरह में भी डिस्कशन भी हो रही होगी, तो उसमें ज़रूर फिर इन्वॉल्व रहिएगा आपके साथ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के हवाले से। जी बेटा वकार, आप भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ लेक्चर्स शेयर करेंगे तो फिर आपने इंडिविजुअली लेने हैं। ये ना हो कि मैं बोलता हूँ लेजर, आप ट्रायल, और आप को पता ही नहीं चल रहा हो कि मैं क्या बोली जा रहा हूँ। ये फिगर्स होगी सॉल्व? ये बताइएगा 68 के बाद नीचे 44,000, देन 28,000 शायद, एंड लास्ट में 20,000। अब देखें यहाँ राउंड ऑफ नहीं हुआ हुआ, इसलिए हमारी फिगर सारी पता चल रहा है किसी को मैच हो रही है। वो जस्ट राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस था, और वो मजबूरी हो जाती है एग्जाम में, हमें कुछ ना कुछ राउंड ऑफ करके ही लिखना पड़ता है। जी, मेन स्टेप्स क्या थे? लिस्ट डाउन द नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर 2 बताएं? नहीं, नंबर 2 सम द ईयर्स, 10 जो नीचे आया था। थर्ड, फिर रिवर्स ऑर्डर में लिख लें, और नंबर 4 कह लें कि आप सम से डिवाइड कर दें, और लास्ट स्टेप डेप्रिशिएबल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर दें। ऑब्वियसली ये जो मैं स्टेप्स बोल रहा हूँ ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको लिखने हैं, ज़रा बस आइडिया देने के लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। वर्किंग समझ आ गई? वर्किंग समझ आ गई इससे? तो कितने मेथड्स हो गए जी?
कौन कौन से? मेरी तरफ देख के जरा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में रेट का फॉर्मूला बताएं क्या है? थैंक यू फॉर द पार्टिसिपेशन, आई होप कि सबने की है। आज ये मेथड्स कंप्लीट कर लें जरा पेज के बैक साइड पे जो मैंने कल दिया आपका पेज। जी बेटा बिल्कुल ठीक है। दो मेथड्स और भी हैं जो नॉर्मली मशीन्स वगैरह के लिए यूज़ होते हैं। तो मेथड नंबर 4, नॉर्मली तो स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग ही है, लेकिन एग्जाम में एग्जामिनर यूज़ करता है तो बाकी मेथड्स का भी आइडिया होना चाहिए, आगे जाकर ज़रूरत पड़नी है। मशीन आर मेथड लिखा हुआ है। समटाइम्स मशीनों की डेप्रिसिएशन के लिए यूजफुल लाइफ को ईयर्स में काउंट करने की बजाय, मशीन्स की डेप्रिसिएशन के लिए मशीन्स की लाइफ ईयर्स में काउंट करने की बजाय आवर्स में भी कैलकुलेट हो सकती है। मीन्स फॉर एग्जांपल एक मशीन कितने साल यूज़ होगी, एक बहस ये भी हो सकती है 10 साल 15 साल, और एक ये भी बहस हो सकती है कि ये मशीन कितने घंटे इस्तेमाल हो। और इसी तरह एक मेथड नंबर 5 भी है, मैं अभी इसकी डिस्कशन करता हूँ। तो मेथड नंबर 5 में रादर देन के लाइफ को ईयर्स में गिना जाए, घंटों में गिना जाए, ये भी हो सकता है कि हम ये देख लें कि ये हमारी मशीन कितने यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी रखती है। तो लाइफ नॉर्मली तो ईयर्स में काउंट की जाती है, लेकिन ये आवर्स में भी यूज़ हो सकती है, आवर्स में भी कैलकुलेट हो सकती है, और यूनिट्स में भी कैलकुलेट हो सकती है कि हमारी मशीन कितने घंटे या कितने यूनिट्स बनाने की कैपेसिटी रखती है। तो यूजफुल लाइफ ईयर्स में भी हो सकती है, आगे आवर्स में भी हो सकती है, और यूनिट्स में भी हो सकती है। तो समटाइम्स मशीन्स को आवर्स में या यूनिट्स की बेस पे भी डिप्रिशिएट किया जाता है। आज ये दोनों का तकरीबन कॉन्सेप्ट सेम है। पहले ज़रा मशीन और मेथड पढ़ लें ज़रा, ये आपके पास लिखा हुआ है, मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ। मशीन और मेथड से अगर वर्किंग करनी हो तो एक रेट पर मशीन आर कैलकुलेट किया जाता है, डेप्रिसिएशन रेट पर मशीन आर। मैं फिगर्स अभी अज्यूम करता हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। फॉर्मूला देखें ज़रा क्या है रेट का, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय इफेक्टिव टोटल एस्टिमेटेड वर्किंग आवर्स। जिस तरह पहले एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ईयर्स में थी, बेस में चेंज आ रहा है। अगर आप गौर से दोबारा फॉर्मूला देखें तो ये स्ट्रेट लाइन जैसा ही है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, लेकिन डिवाइड बाय ईयर्स होने की बजाय मशीन आवर्स हो रहे हैं। लेट्स अज्यूम, फिगर्स में अज्यूम करता हूँ, अब पहले सुन लें ज़रा। सपोज 80 लाख एक मशीन की कॉस्ट है, रेजिडुअल वैल्यू सपोज 0 एक्सपेक्टेड है। ये हो सकता है? 0 का मतलब हमें नहीं लग रहा कि ये मशीन एंड में सेल होगी, तो ये हो भी सकती है और समटाइम नेग्लिजिबल भी हो सकती है। डिवाइडेड बाय सपोज एक्सपेक्टेड है कि ये मशीन हमारी 1 लाख घंटे इस्तेमाल होगी। कैलकुलेटर पकड़ा हुआ, 0 क्या अज्यूम किया मैंने, रेजिडुअल वैल्यू 1 लाख, एक्सपेक्टेड आवर्स मशीन कितना इस्तेमाल होगी। आपका आंसर आएगा 80, नहीं मेरा ख्याल 80 आएगा। 80 लाख है बेटा, प्लीज 80 लाख है यार, पैसे अपने समझ के देखें यार क्या होगा। 80 लाख डिवाइड बाय 1 लाख है यार, ये 80 क्या है, ये किस चीज का रेट है? ये 80 है डेप्रीसिएशन पर आवर। अगर आप बेस में नीचे डिवाइडेड बाय में 5 साल लिखें तो डेप्रीसिएशन पर एनम पर ईयर आएगी। मैंने बेस में 1 लाख घंटे लिखे। मेरी ये वर्किंग कहती है कि जब हमारी मशीन 1 घंटा इस्तेमाल होगी, क्या बोला मैंने? नहीं बेटा, उससे पहले भी बोला, जब हमारी मशीन 1 घंटा इस्तेमाल होगी तब 80 रुपीज डेप्रीशिएट हो जाएगी। तो ये एक रेट आ गया, हर घंटे का एक रेट आ गया। फिर होगा भी ये कि ईयर 1 पहले साल गुजर गया, सपोज पहले साल में ये मशीन 12,000 घंटे इस्तेमाल हुई। ईयर 1 में सपोज ये मशीन, फर्स्ट ईयर में ये मशीन 12,000 घंटे इस्तेमाल हुई है। अब मैं अगर आवर्स की बेस पे डेप्रिशिएट करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा आप बताएंगे? 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 80। 80 क्या था? 1 घंटे की डेप्रिसिएशन। और अगर 12,000 ये मशीन इस्तेमाल हुई है, 12,000 घंटे, तो अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाइड बाय 80 करें, 9,60,000 पहले साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। कंसंट्रेट करें प्लीज 1 मिनट। इसी तरह सेकेंड ईयर में फिर आप दोबारा काउंट करेंगे कि कितने मशीन के घंटे इस्तेमाल हुई है। सपोज सेकेंड ईयर में ये मशीन सिर्फ 7,000 आवर्स यूज़ हो सकी है बिकॉज काम कम था।
और मल्टीप्लाइड बाई 80, आंसर बताएं। 5,60,000। तो जब रेट आ जाता है तो फिर वो मल्टीप्लाई किससे होता है? वो एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई होता है, हर साल के एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई होके हर साल की रिस्पेक्टिव डेप्रिसिएशन आ जाती है। नीचे एक और लाइन जरा पहले पढ़ा, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर निकालने का तरीका क्या है? रेट लें और मल्टीप्लाई किससे करें? एक्चुअल आवर्स ड्यूरिंग द ईयर। ये जो 12,000 था या 7,000 था, ये मैं क्या अज्यूम कर रहा था? हर साल के एक्चुअल आवर्स हैं एंड सो ऑन है। नेक्स्ट ईयर पे जितने आवर्स होंगे उससे रेट 80 मल्टीप्लाई होता होता ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती जाएगी। बात समझ आ गई है? ये वर्किंग ज़रा सिंपल है, अगर रजिस्टर पे लिखनी है वहाँ लिख लें, या अगर उस पेज पे भी जगह है जैसे आप कंफर्टेबल महसूस करें। तो नॉर्मल तो लाइफ ईयर्स में ही काउंट होती है और डेप्रिसिएशन अकॉर्डिंगली ईयर वाइज ही कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर मशीन्स हो तो मशीन्स को मशीन आवर्स की बेस पे भी डेप्रिशिएट किया जा सकता है। क्लियर हो गया है? वैसे क्या ख्याल है, ये मेथड इलॉजिकल है? सीरियसली, बल्कि ज़्यादा अच्छा सा नहीं महसूस हो रहा कि जितना मशीन यूज़ हो रही है अकॉर्डिंगली उतना उतना उसे डेप्रिशिएट किया जाए। बहरहाल एक से ज़्यादा मेथड्स अवेलेबल तो हैं, एग्जामिनर पे जिस तरह में कहेगा उस तरह से वर्किंग करनी चाहिए। एनी कन्फ्यूजन इन द वर्किंग? व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट रेट पर आवर, डेप्रिसिएशन रेट पर आवर? बोला करें, बोला करें प्लीज, बोला करें। डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल मशीन आवर्स, इफेक्टिव कह लें, एस्टिमेटेड कह लें। फिर जब रेट आ जाता है तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं हर साल? फिर जो एक्चुअल मशीन आवर्स यूज हुए। ठीक है, चलो आगे। चलो बेटा, इसी से बिल्कुल मिलता जुलता एक मेथड यूनिट्स मेथड भी है, नंबर 5। मेथड 4 और 5 में बस डिफरेंस ये है कि मेथड नंबर 4 में हमने रेट निकाला है पर मशीन आवर, और मेथड नंबर 5 में रेट पर यूनिट कैलकुलेट हो जाए। फार्मूला उसी से मिलता जुलता है, कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय, लेकिन क्या हो रहा है? टोटल यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस। तो मशीन आवर्स की बजाय यूनिट्स बेस में आ रहे हैं। फिगर मैं जरा ज्यूम कर लूँ, लेट्स से 50 लाख की मशीन थी, माइनस 5 लाख सपोज रेजिडुअल वैल्यू है, डिवाइडेड बाय सपोज 20,000 यूनिट्स एक्सपेक्टेड है कि बनेंगे। कैलकुलेटर पकड़ा, सॉल्व किया करें प्लीज। $50 लाख माइनस 5 लाख, 45 लाख डिवाइड बाय 20,000, डबल टू 5 नहीं, डिवाइड डबल टू 5 है, डिवाइड बाय 20,000 भी तो करना है। प्लीज सर, क्या हो गया सर? ये तो अभी शुक्र है मैंने फिगर ऐसी ज्यूम की कि पॉइंट्स में आंसर ना जाए यार, डरते डरते। प्लीज सर आप बता दें, लास्ट लाइन में बच्चे तो कंफ्यूज हो गए। आप ही हैं सर, लास्ट लाइन में आप ही हैं। ये डबल टू 5 क्या है? डेप्रिसिएशन नहीं, रेट ठीक है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पर यूनिट ऑफ, ये पर का मतलब होता है डिवाइड बाय। तो अगर आप ईयर से डिवाइड करेंगे तो पर ईयर आंसर आएगा, मशीन आवर से डिवाइड करेंगे पर मशीन आवर आएगा, यूनिट से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट आएगा। इट मीन्स हमारी ये वर्किंग ये कहती है कि अगर एक यूनिट बना तो हमारी ये मशीन 225 रुपये टू 25 रुपीज़ डेप्रीशिएट हो जाएगी। वंस अगेन इस रेट को यूज़ कैसे करेंगे? ईयर 1 सपोज गुजरा, आपने 3,000 यूनिट्स बनाए सपोज, मल्टीप्लाइड बाय 225, आंसर बताइएगा जरा प्लीज, पहले सॉल्व कर लिया करें। थ्री 3,000 मैंने क्या ज्यूम किया जी? बोल दें, बोल दें। अब एक्चुअल यूनिट्स होने चाहिए, अगर रेट पर आर है तो आर से मल्टीप्लाई होना चाहिए एक्चुअल आर्स, और अगर रेट पर यूनिट है तो एक्चुअल यूनिट से मल्टीप्लाई करें। आंसर बताइए। 6,75,000। सपोज सेकेंड ईयर में, ईयर 2 में हमने 1,400 यूनिट्स बनाए, मल्टीप्लाइड बाई 2,225, 3,15,000। तो हर साल फिर जितने जितने एक्चुअल यूनिट्स बन रहे होंगे उनसे हमारा ये रेट मल्टीप्लाई होकर डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ जाएगी।
और बाकी अब मैं चीज़ें डिस्कस नहीं कर रहा। ऑब्वियसली ये डेप्रीसिएशन इकट्ठी होकर एक्यूमुलेटेड आ जाएगी, और एक्यूमुलेटेड को अगर आप कॉस्ट में से माइनस करेंगे तो WDV आ जाएगी। वो सारी डिस्कशन एज इट इज़ है। हम इन मेथड्स में डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। तो देर आर 5 मेथड्स जिनका आपको आइडिया होना चाहिए। स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, सम ऑफ डिजिट्स भी है, और मशीन आर और यूनिट्स मेथड भी है। चलें, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास 2-3 मिनट अभी रह गए रिमेनिंग। तो जो आज पढ़ा है उसे मेरे सामने ज़रा रिवाइज करके उठिएगा ज़रा। हाँ वो मैंने कर ली उससे बात, लेकिन कल ज़रा दोबारा याद करवाइएगा बच्चे ज़रा कुछ सारे। ये ऑनलाइन से मैंने कहा है, तो ऑनलाइन वालों से ज़रा कुछ अभी और ज्वाइन हो रहे होंगे, तो एक दफ़ा दोबारा ज़रा इनको बल्कि शेयर भी कर दें पर। हाँ नहीं, दोबारा पूछ लीजिएगा इनको, ज़रा बता दें ज़रा ग्रुप्स में। जी प्लीज़ बेटा एक नज़र जो आज पढ़ा हमने ज़रा वर्किंग्स भी देख लें, रिवाइज कर लें। कोई कन्फ्यूजन जहन में रह गई है तो उसे एड्रेस करके ही जाए। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपका कोई क्वेश्चन अगर हो। जी बेटा बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा स्ट्रेट लाइन ही यूज़ करेंगे, अनलेस एग्जामिनर हमें कोई और मेथड बता दे। अगर हमें क्वेश्चन में किसी मेथड की ज़रूरत पड़े तो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेट लाइन ही है। अगर ये डिप्रिशिएबल अमाउंट का बेटा फार्मूला था कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन का बेटा कोई फार्मूला नहीं है, वो तो सिर्फ अपने डिप्रिसिएशन को इकट्ठा ही करना है। ये बेटा पेपर पैटर्न का आपको तभी पता चलेगा जब हम कुछ सिलेबस पढ़ लेंगे। इस वक्त तक तो आपको अभी टॉपिक्स का भी आइडिया नहीं है, तो इस वक्त मैं क्या पेपर पैटर्न बता सकूँगा, सिवाय इसके कि मैंने शायद कल बताया था 10 मार्क्स के MCQs होते हैं, बाकी 90 जो मार्क्स हैं उसमें फिर कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। थोड़ा सा पढ़ लें आप, टॉपिक्स आगे चले जाएँ, फिर ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। जी मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कल, ये कि जिन हजरात को ये PSC एग्जाम वगैरह है तो आपके साथ ये लेक्चर जो शेयर हुए हैं, मेरी सजेशन ये है कि इसमें से मैक्सिमम लें आप, और साथ साथ क्लास जो रेगुलर है ये भी लें। तो ये डेफिनेटली आपको कोई तंग करना मकसद नहीं है, लेकिन अगर बेसिक्स ज़रा सही स्ट्रॉन्ग होंगी तभी फिर मेरे ख्याल आगे बात बनेगी। तो प्लीज़ सारे ही ले लें। इन अभी 1-2 हफ्ते है तो बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है इन दिनों को ज़रा आप अगर यूटिलाइज़ कर लेंगे तो अच्छा है। बेसिक्स जितने स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये आप में से कुछ करा। उसी फिर मैं बाद में करूँगा, अगर रेजबियर वैल्यू भी होगी तो फिर क्या करना है, तो फिर मैं डिस्कस कर लेंगे। जी ठीक है जी, प्लीज़ कोई और कन्फ्यूजन। चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल बात यहीं से बढ़ाएंगे आगे, और मेन डिस्कशन की तरफ जाएंगे, कुछ एंट्रीज़ की तरफ, और कल से नई चीज़ भी स्टार्ट होगी, तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। सम ऑफ द ईयर या वो 4/10, वो तो फ्रैक्शन निकाली ना, पहले साल में 10 में से 4 हिस्से डिप्रिशिएट होने चाहिए, दूसरे साल में 10 में से 3 होने चाहिए, एंड सो ऑन। वो तो फ्रैक्शन है। ये WDV का फार्मूला कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। ठीक है प्लीज़, ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़। कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन। नहीं बेटा वो सारी PRC की काउंटिंग के लेक्चर्स नहीं है, वो सिर्फ बेसिक्स के लेक्चर्स हैं। तो अगर आपने PRC में काउंटिंग पढ़ी हुई है तो आपको ज़रूरत नहीं है। तो PRC काउंटिंग के लेक्चर्स नहीं है, वो सिर्फ बेसिक्स। जी बेटा वो बुक्स इंशाल्लाह जब आएंगी तो मैं आपको बताऊंगा, हार्ड कॉपी में अपने बुक्स लेनी है बस। जी ठीक है अजीम साहब, वो सारे